साथियों, चाहे सब्जी वाला हो, पान वाला हो या दूध वाला हो, आपने देखा होगा कि आज के समय हर कोई यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल करता है। और भारत तो अब इतना ज्यादा डिजिटल हो चुका है कि अब भिखारी भी अपना क्यूआर कोड स्कैनर लेकर घूमते हैं। और देखा जाए तो धीरे धीरे यूपीआई पेमेंट करना हर किसी की आदत बन चुकी है। 5 रुपए 10 रुपए का भी लोग यूपीआई पेमेंट करने लगे। लेकिन शायद आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि कुछ लोगों ने इसमें भी ठगी का जरिया ढूंढ लिया है। हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि यूपीआई पेमेंट लेते और देते वक्त आपको किस किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहला मामला है दिल्ली का। अब हुआ ये कि एक व्यक्ति दिल्ली के चांदनी चौक में परिवार के साथ लहंगा खरीदने गए। उन्होंने ढेर सारे लहंगे देखे और उन्हें एक लहंगा पसंद आ गया जिसकी कीमत थी 2.5 लाख रुपए। अब उन्होंने कुछ पेमेंट यूपीआई से किया। दुकानदार ने उन्हें अपनी दुकान का क्यूआर स्कैनर दिया, जिसके बाद ग्राहक ने पहले 90,000 का पेमेंट यूपीआई से किया और फिर दूसरा पेमेंट 50,000 रुपए का किया। पेमेंट करने के बाद उन्होंने दुकानदार को पेमेंट का स्क्रीनशॉट दिखा दिया। लेकिन अब क्योंकि पेमेंट बड़ा था तो दुकानदार ने सोचा कि एक बार वो अपने बैंक खाते की जांच कर लेते हैं। और जब उन्होंने बैंकिंग ट्रांजैक्शन देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि वहां पर इस तरह का कोई भी पेमेंट नहीं आया था। फिर दुकानदार ने ग्राहक से कहा कि भाई साहब, आपने जो भी पेमेंट किया है वो मेरे खाते में क्रेडिट नहीं हुआ है। लेकिन ग्राहक उन्हें बार बार स्क्रीनशॉट दिखाकर कह रहा था कि ये देखिए, मैंने आपको पूरा पेमेंट कर दिया है। धीरे धीरे बहस बढ़ी और ये बात पुलिस तक पहुंच गई। अब जब पुलिस ने पूरे मामले की जांच की तब एक बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई। असल में दुकानदार के पास जो उनका क्यूआर स्कैनर था, उस क्यूआर कोड स्कैनर में छेड़छाड़ की गई थी और पैसे उनके अकाउंट में न जाकर राजस्थान के किसी मनीष वर्मा के अकाउंट में जा रहे थे। अब जब पुलिस ने मनीष वर्मा को ट्रेस करना शुरू किया तब जाकर पता चला कि मनीष वर्मा 19 साल का एक युवक है जिसने स्कूल के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी और पूरी तरह से बेरोजगार था। लेकिन फिर एक दिन उसने एक साउथ इंडियन फिल्म देखी और क्यूआर कोड में छेड़छाड़ करने का पूरा आइडिया उसे वहीं से मिला। अब आप भी देखिए, हमारे यहाँ अब ऐसी ऐसी फिल्में बनने लगी हैं जो धोखाधड़ी करने के तरीके बता रही हैं। खैर, फिलहाल पुलिस ने मनीष वर्मा को ट्रेस किया और हिरासत में लेकर उसके खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करके उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वो ये सब कर कैसे रहा था। खबरों की माने तो कहा जा रहा है कि मनीष वर्मा सबसे पहले ऑनलाइन दुकानदारों से संपर्क करता था। वो उनके प्रोडक्ट्स खरीदने में दिलचस्पी दिखाता और पेमेंट करने का बहाना बनाकर उनसे उनकी दुकान का क्यूआर कोड व्हाट्सएप के जरिए मंगवा लेता था। इसके बाद वो एआई सॉफ्टवेयर की मदद से उस क्यूआर कोड में छेड़छाड़ करता था। वो क्यूआर कोड के अंदर मौजूद पेमेंट की जानकारी बदल देता था, लेकिन इस तरह से कि दुकानदार का नाम पहले जैसा ही दिखाई दे। फिर वो उसी बदले हुए क्यूआर कोड को वापस दुकानदार के पास भेज देता था। अब कई बार ये एडिट किया हुआ क्यूआर कोड अपने आप दुकानदार के मोबाइल की गैलरी में सेव हो जाता था। इसके बाद जब भी कोई ग्राहक पेमेंट करने आता तो दुकानदार अनजाने में अपनी गैलरी में सेव उसी बदले हुए क्यूआर कोड को दिखा देता। ग्राहक को स्क्रीन पर दुकानदार का नाम ही दिखाई देता, इसलिए उसे किसी भी तरह का कोई शक नहीं होता। लेकिन जैसे ही पेमेंट होती, रकम सीधा मनीष वर्मा के अकाउंट में पहुंच जाती थी और कुछ इस तरह से वो ये सब कर रहा था। लेकिन यूपीआई फ्रॉड का ये अकेला मामला नहीं है। अप्रैल 2026 की बात है। पुणे में एक व्यक्ति एक मोबाइल स्टोर में आईफोन खरीदने गया। दुकानदार ने उसे एक आईफोन दिखाया जिसकी कीमत 1,35,000 रुपए थी। अब दुकानदार ने पेमेंट लेने के लिए उसे अपनी दुकान का क्यूआर स्कैनर दिया। उस व्यक्ति ने स्कैनर स्कैन किया और दुकानदार को स्क्रीन में दिखा दिया कि आपका पेमेंट हो गया है। हैरानी इस बात की थी कि दुकानदार को पेमेंट मिलने का मैसेज भी मिला। लेकिन जब दुकानदार ने अपने बैंक ट्रांजैक्शन की जांच की तो वो हैरान रह गया। उसके खाते में पैसे नहीं आए थे, लेकिन जब तक उसे इस बात का पता चला वो ग्राहक वहां से जा चुका था। अब जब ये मामला पुलिस में गया तब ये बात सामने आई कि उस व्यक्ति ने शायद फेक यूपीआई एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया था और मैसेज को ऑल्टर करके दुकानदार को भेज दिया था। अब पुलिस फोन के IMEI नंबर से उसे ट्रेस करने की कोशिश में लगी हुई है। इसी तरह पिछले साल नवंबर महीने की बात है। इंदौर में एक बंटी बबली को पकड़ा गया था। ये महंगी महंगी दुकानों में जाते थे और यूपीआई पेमेंट का फेक स्क्रीनशॉट दिखाकर वहां से रफू चक्कर हो जाते थे और ऐसा कई लोगों के साथ हो रहा था। इसी वजह से लोगों ने इन्हें बंटी बबली नाम दे दिया। हालांकि जब ये मामला पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और जल्द ही 27 साल के दीपक वर्मा और बबीता रजक को गिरफ्तार कर लिया। जब उनसे पूछा गया कि उनके पास ये फ्रॉड करने का आइडिया कहां से आया, तब उन्होंने बताया कि उन्होंने एक इंस्टाग्राम रील देखी थी जिसे देखकर उन्होंने भी ऐसा करने का सोचा। अब ये तो हो गई दुकानदारों की बात। इन घटनाओं से दुकानदार समझ सकते हैं कि यूपीआई के जरिए किस तरह के फ्रॉड होते हैं। वहीं बात करें ग्राहक की तो उन्हें भी यूपीआई पेमेंट करते वक्त बेहद ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। सबसे पहले आप जिसको यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं उसका नंबर 2 बार जांच लीजिए। अगर एक भी अंक गलत हुआ तो पेमेंट किसी और के खाते में जा सकता है। इसी तरह कई बार ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां पर स्कैमर्स लोगों को फोन करते हैं और कहते हैं कि वो आपके खाते में पैसा डालना चाहते हैं, किसी तरह का आपको रिवॉर्ड मिला है, इनाम मिला है, और इस तरह का प्रलोभन देकर ये लोगों को यूपीआई लिंक देते हैं।
जिसमें कहा जाता है कि आप अपना यूपीआई पिन एंटर कीजिए और पैसे आपके खाते में आ जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि पैसे रिसीव करने के लिए आपको किसी भी तरह का कोई यूपीआई पिन एंटर नहीं करना होता। यूपीआई पिन तब एंटर किया जाता है जब आपको किसी को पेमेंट करना हो, इसलिए ऐसे फ्रॉड से बचकर रहिए। इसी तरह जब कभी भी आप यूपीआई पेमेंट करें तो अमाउंट की जांच अच्छी तरह से कर लें। कई बार लोग 500 की जगह 5000 रुपए भेज देते हैं और फिर उन्हें पैसे वापस लेने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। इसी तरह क्यूआर कोड से पेमेंट करते वक्त अच्छी तरह से चेक कर लीजिए कि जिसका आपने क्यूआर कोड स्कैन किया है उसका नाम सही है या नहीं, और एक बार दुकानदार से नाम को भी कंफर्म कर लीजिए और उसके बाद ही पेमेंट कीजिए। इन घटनाओं से आप समझ सकते हैं कि यूपीआई पेमेंट करते वक्त और यूपीआई पेमेंट लेते वक्त हमें किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए। वैसे इन घटनाओं पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं, और आगे की नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।